हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपकी टीचर फिर हाजिर हूँ अपने वीडियो के साथ अपने चैनल ज्ञान ही जीवन पर। आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्लास 7 से चैप्टर 4 द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर आज हम पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं मेनली टॉपिक्स क्या क्या हुआ मुगलों के साथ और मुगलों ने कैसे एंट्री की और कैसे उनका जो साम्राज्य था वो वैनिश हुआ। तो चलिए आइए पढ़ते हैं अपना चैप्टर का नाम पढ़ लेते हैं पहले, द मुगल एम्पायर, मुगलों का साम्राज्य। नेक्स्ट, आफ्टर तिमूर्स इन्वेशन इन 1398 AD द दिल्ली सल्तनत वाज ऑन वर्ज ऑफ कोलैप्स। देखिए 1398 में जब तैमूर ने आक्रमण किया था, उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत थी वो बर्बाद होने के कगार पर खड़ी थी। आफ्टर द तुगलक्स डायनेस्टी, तुगलक की डायनेस्टी के बाद द सैयद एंड द लोदी हैड फेल्ड टू अरेस्ट डिसरप्टिव फोर्स। द नेबरिंग किंगडम हैड बिकम इंडिपेंडेंट। जो हमारे पड़ोस के देश थे वो सब इंडिपेंडेंट हो चुके थे एंड इट वॉज ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द नोबल्स टू रूल। Whenever the central authority became weak, it was a signal for the nobles to declare their independence. देखिए, जब कोई भी किसी भी देश का राजा अगर कमज़ोर हो तो अगर पड़ोसी देश मजबूत होते हैं तो उन पर आक्रमण बहुत जल्दी कर देते हैं। इस तरह से दिल्ली का हाल और भारत का भी हाल हुआ है। आगे पढ़ते हैं इस चैप्टर को। द पॉलिटिकल chaos in the north west of India paved the way for the establishment ऑफ ए न्यू डायनेस्टी। जो पॉलिटिकल काउस था, जो उथल पुथल मची हुई थी नॉर्थ वेस्ट के इंडिया में, तो उसमें एक नई डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट होनी थी। इट वॉज अंडर सच कंडीशन ऐसी बन गई थी दैट मुगल्स इस्टेब्लिश एन एम्पायर। मुगलों ने आकर यहाँ पर एम्पायर को इस्टेब्लिश किया, विच एनकम्पास्ड ऑलमोस्ट द होल सब कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट द एक्सट्रीम साउथ। इट लास्टेड फॉर मोर दैन 3 centuries, 300 सेंचुरीज से भी ज़्यादा इनका राज्य रहा। दे क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। इंडिया विद इट्स डाइवर्स कल्चर एंड पीपल वॉज सक्सेसफुली रूल्ड बाय दैम। देखिए, इंडिया ने विद इट्स डाइवर्स, जितने भी इसमें भारत में हमारे आप जानते हैं कि डाइवर्स कल्चर हैं और डाइवर्स लोग हैं, तो उन पर सक्सेसफुली राज किया। The architecture and monument built by them can be mainly seen in Delhi and Agra. जो उनके द्वारा आर्किटेक्चर किया गया था दिल्ली और आगरा में, आप उसे आसानी से देख सकते हैं। The Taj Mahal, described as a dream in marble, is recognized as one of the 7 best monuments in the world. भारत के 7 अजूबों में 7 जो वंडर्स हैं उनमें से एक ताजमहल भी आता है। ताजमहल जो है मार्बल से बना हुआ है, तो जो शाहजहां ने बनवाया था ये, और ये बिल्कुल प्योर मार्बल, वाइट मार्बल से बना हुआ है और इसकी शान आज भी वैसे की वैसे ही इसकी चमक बरकरार है। तो आइए पढ़ते हैं हु वर मुगल्स और कैसे वो इंडिया में आए। द मुगल्स वर द डिसेंडेंट ऑफ 2 great lineages ऑफ रूलर। देखिए, मुगल 2 तरीके से डिसेंडेंट थे, मतलब जो मुगल के डिसेंडेंट थे वो 2 तरीके से थे, मैटरनल और पैटर्नल। They were descendant of Genghis Khan, it means Genghis Khan, the ruler of Mongol tribe, जो मंगोल ट्राइब से था गेंगिस खान, उसकी तरफ से। चाइना एंड सेंट्रल एशिया फ्रॉम द मदर, और मदर साइड, मदर की साइड से। फ्रॉम देयर फादर साइड, और अपने पिता की साइड से। देवर सक्सेसर ऑफ तिमूर, तमूर के जो सक्सेसर थे। द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड प्रेजेंट डे टर्की, टर्की यानी कि तुर्की को कहते हैं। इन तीनों देशों में उनका शासन था। द मुगल वर प्राउड ऑफ देयर तिमुरिड एंसेस्ट्री, मुगल को अपने मतलब तिमूर होने का बहुत ही नाज था। आइए पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बाबर। देखिए, बाबर जो था फर्स्ट रूलर था मुगलों का, तो ये क्वेश्चन भी है, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द मुगल्स। तो आप इसका क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बाबर वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मुगल्स। मुगल का राज्य शुरू होता है 1526 से और 1530 तक, मात्र 4 साल ही इसने राज्य किया था। आइए पढ़ते हैं आगे। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्पायर, बाबर द फर्स्ट मुगल एम्पायर ascended the throne at Fargana, at small principality in
ट्रांसोजियाना इन 1494 एट एज ऑफ 12 ईयर। वो बहुत छोटी उम्र में 12 साल की जब उसकी उम्र थी तभी फरगना के सिंहासन पर उसको बैठा दिया गया, यानी कि ये जगह है ट्रांसोजियाना इन 1494। और बाबर हैड टू लीव हिज एंसेस्ट्रल होम टाउन। बाबर को अपना जो उसका पूर्वजों का होम टाउन था उसका छोड़ना पड़ा, बिकॉज इट वॉज द कैप्चर्ड बाय उज्बेक्स अनदर मंगोल ट्राइब। अनदर जो मंगोल की जो ट्राइब थी उज्बेक्स, उन्होंने जब आक्रमण कर दिया तो बाबर को अपना राज्य छोड़ना पड़ा। फाइनली ही सीज्ड काबुल आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ पेंडरिंग। काफ़ी साल भटकने के बाद उसको सीज किया गया था काबुल में, और वो काफ़ी सालों तक भटका। द अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन एनकरेज्ड बाबर टू अटैक इंडिया। अब बाबर के पास कोई और चारा नहीं था, तो उसने क्या किया कि उसने इंडिया पर अटैक करने की सोची। उसे एनकरेज किया गया कि क्यों ना भारत पर आक्रमण किया जाए। इन 1526 बाबर डिफीटेड, उस समय इब्राहिम लोदी का राज था भारत पर, तो 1526 में उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। द सल्तनत ऑफ दिल्ली एट पानीपत एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा। और पानीपत जो दिल्ली एट पानीपत एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा, आक्रमण करने के बाद सुल्तान ऑफ दिल्ली कैप्चर्ड कर लिया दिल्ली को और आगरा को। ये दोनों शहर जो राज्य थे इनको कैप्चर्ड कर लिया गया। अब आगे आते हैं। बाबर डिफीटेड राणा सांगा। बाबर ने किसको डिफीट किया? राणा सांगा को। ए राजपूत रूलर एट खनवा इन 1527 में उसने राजपूत रूलर को भी पराजित कर दिया। ही डिफीटेड द राजपूत एट चंदेरी। चंदेरी के राजा को भी उसने डिफीट किया। He led the foundation of the Mughal dynasty and ruled from 1526 to 1530. उसका टाइम पीरियड रहा 4 साल। He wrote तुजुक ए बाबरी which tells us about the time in which he lived. उसने जो तुजुक ए बाबरी है उसमें आप बाबर के बारे में पढ़ सकते हैं। वो एक किताब है और जो बाबर के टाइम पीरियड के बारे में बताती है। आइए केस स्टडी कर लेते हैं। केस स्टडी द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की जो पहली लड़ाई है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली इसके क्वेश्चंस आते ही हैं। द फर्स्ट व्हेन डिड फाइट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो ये क्वेश्चन मोस्टली आता है एग्जाम में। तो आइए पढ़ते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज एन इवेंट दैट मार्क द एंड ऑफ द लोधी डायनेस्टी। ये पानीपत की जो लड़ाई हुई थी इससे लोधी वंश जो था उसकी जो एंडिंग हो गई थी, एंड बिगिनिंग ऑफ मुगल डायनेस्टी, और मुगल डायनेस्टी की शुरुआत हो गई थी। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फोर्ट बिटवीन द लास्ट रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी, इब्राहिम लोधी, एंड द रूलर ऑफ काबुल, बाबर। द रिजल्ट ऑफ द बैटल पानीपत वाज एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन दैट चेंज्ड द वेरी फेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया की हिस्ट्री में इस लड़ाई को सबसे पहले गिना जाता है। इसकी वजह से ही मुगलों का आगमन भारत में हुआ था। दो इब्राहिम लोधी हैड एलिफेंट्स एंड ह्यूज आर्मी, ही डिड नॉट नो हाउ टू कंट्रोल दैम। इब्राहिम लोधी जो था उसके पास हाथी भी थे और बहुत बड़ी आर्मी थी, लेकिन वो नहीं जानता था कैसे बाबर की सेना को कंट्रोल करना है। बाबर हैड गन्स, बाबर के पास बंदूकें थीं, एंड ही यूज्ड देम टू स्केयर द एलिफेंट। द एलिफेंट्स ट्रैम्पल्ड लोधीज आर्मी। एलिफेंट ने ट्रैम्पल्ड कर दिया लोधी की आर्मी को एज दे मूव बैक, और वो वापस भाग गए। ही लॉस्ट मैनी सोल्जर, बहुत सारे सैनिक उसने खो दिए। फाइनली द सोल्जर डिजर्टेड इब्राहिम लोधी एंड ही वॉज लेफ्ट टू डाई ऑन द बैटलफील्ड। और ऐसे ही इब्राहिम लोधी की डेथ हो गई, मारा गया वो बैटलफील्ड में। द बैटल वाज ए टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली। ये दिल्ली की हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था, एज इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ एन इम्पोर्टेंट एम्पायर इन इंडिया। इंडिया में एक ये मार्क करता है एक इम्पोर्टेंट एम्पायर को इस पानीपत की युद्ध के थ्रू, या लड़ाई के थ्रू कह सकते हैं आप। द बैटल स्टार्टेड एज 6 in the morning and ended in about 3 hours. जो बैटल थी एट 6 in the morning, 6 बजे सुबह शुरू हुई, एंड एंडेड अबाउट 3 hours, और 3 घंटे में खत्म हो गई। बाबर ऑब्जर्व इन तुजुक बाबरी हैज़ ओन बायोग्राफी। बाबर की जो है अपनी ओन बायोग्राफी है, इसका नाम है तुजुक बाबरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। द माइटी आर्मी ऑफ दिल्ली वॉज लेड इन द डस्ट इन द कोर्स ऑफ हाफ ए डे। नाउ हम सेकेंड रूलर पे आ जाते हैं, हुमायूं, हु वॉज द सेकेंड रूलर ऑफ
मुगल एम्पायर। हुमायूं देखते हैं, हुमायूं बाबर का बेटा था और उसने 1530 to 1540 तक राज्य किया। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर की डेथ के बाद हुमायूं सक्सीडेड द थ्रोन, हुमायूं को जो था सिंहासन दिया गया। द थ्रोन इनहेरिटेड बाय हिम वाज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, जो सिंहासन उसको सौंपा गया वो एक बेड ऑफ रोजेस नहीं था। इट मीन्स कोई हल्की फुल्की बात नहीं थी, ये कोई गुलाबों का बेड नहीं था, इसमें उसे बहुत ही मेहनत करनी थी। हुमायूं हैड गिवन द चार्ज ऑफ वास्ट टेरिटरीज टू हिज 3 brothers, नेमली कामरान, हिंदाल एंड अस्करी, बट दे ऑलवेज ट्राइड टू कॉन्स्पायर अगेंस्ट हिम। देखिए, जो हुमायूं के भाई थे उसको वो हमेशा कॉन्स्पायर करते थे, अगेंस्ट रहते थे उसके। हुमायूं हैड टू फाइट अगेंस्ट द अफगान, हुमायूं को अफगान से लड़ाई करनी थी, एंड एट द सेम टाइम फेस द हॉस्टिलिटी ऑफ हिज ब्रदर्स विच वीकेंड हिज पावर अगेंस्ट द अफगान। देखिए, उसके जो भाई थे हुमायूं के, वो उसके साथ नहीं थे। हुमायूं अपने भाइयों में सबसे बड़ा था, लेकिन उसके भाई कभी उसके साथ नहीं रहे। शेर शाह द अफगान चीफ्टेन ऑफ बिहार डिफीटेड हिम एट चौसा, शेर शाह जो अफगान चीफ्टेन था बिहार का, उसने उसको हरा दिया। किसमें? एट चौसा 1539 एंड कन्नौज 1540। हुमायूं वॉज फोर्स्ड टू फ्ली फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया, हुमायूं नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ भारत में भाग गया। फिर लड़ाई के बाद ही पास्ड नियरली 15 years इन एक्साइल, उसने लगभग 15 साल वहाँ पर वनवास में काटे। आफ्टर हिज एग्जिट शेर शाह बिकम द मास्टर ऑफ दिल्ली, शेर शाह जो था वो दिल्ली का मास्टर बना। रिसीविंग द हेल्प ऑफ सफाविद शाह इन ईरान, हुमायूं रिकैप्चर्ड दिल्ली। अब सफाविद शाह जो था उसकी मदद से उसको पकड़ा गया और दिल्ली में इन 1555 AD में, बट डाइड द नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल ही उसकी मृत्यु हो गई। आफ्टर फॉलिंग डाउन फ्रॉम द स्टेयरकेस, सीढ़ियों से गिरने के वजह से उसकी मौत हो गई। देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, आवर हेरिटेज के नाम से पॉइंट है, इसमें पढ़ लेते हैं शेर शाह के बारे में। शेर शाह वॉज ए ग्रेट बिल्डर, ही बिल्ड द पुराना किला एंड मॉस्क इन दिल्ली एंड फाउंडेड द टाउन ऑफ रोहतास इन पंजाब। His own tomb in Sasaram in Bihar is a magnificent monument made of red sandstones. The octagonal building sits at the center of an artificial lake. थर्ड रूलर है हमारा अकबर। अकबर का रूल रहा 1556 to 1605 AD. Akbar was only 13 years of age when he became the emperor. जब अकबर एम्परर बना उसकी मात्र उम्र 13 years थी। After his coronation in 1556, his tutor and a confidant to Humayun, Bairam Khan, took over a regent under his guidance. अकबर डिफीटेड हेमू, अकबर ने अकबर की और हेमू की जो लड़ाई हुई वो भी सेकंड बैटलफील्ड के नाम से जानी जाती है, बैटलफील्ड ऑफ पानीपत। द वजीर ऑफ सूर डायनेस्टी एंड द अफगान फोर्सेस इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी हेमू और अकबर के बीच हुई थी। ही सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्जा हकीम, हु वॉज द हाफ ब्रदर ऑफ Emperor Akbar. This is a question also, so you have to learn the name of half brother of Akbar. So he is Mirza Hakim. He was Mirza Hakim, the governor of Kabul and Uzbeks. He captured Chittor and Ranthambore in 1568 and 1569 respectively. Between 1570 to 1585 AD, he led military campaign in Gujarat, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा एंड रिड्यूस पावर ऑफ अफगान, और अफगान की पावर को रिड्यूस कर दिया। इन 1585-1605 AD अकबर लॉन्च ए कैंपेन इन द नॉर्थ वेस्ट। कंधार वॉज सीज्ड, कश्मीर वॉज एनेक्स्ड एंड काबुल वॉज टेकन आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हाकिम। Campaigns in the Deccan and Berar, Khandesh and part of Ahmednagar were annexed.
इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रेन, अपने जो अंत के दो उसका समय था, अकबर वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय द रिविलियन ऑफ प्रिंस सलीम, द फ्यूचर एम्पेयर जहांगीर. द फादर एंड द सन वर पैसिफाइड बाय द हेल्प ऑफ नोबल्स. अकबर डाइड इन 1605 AD. सो अकबर का जो टाइम बताया जाता है, टाइम पीरियड, वो सबसे अच्छा रहा है. अकबर एक बहुत ही ग्रेटेस्ट, ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ हिज टाइम. जहांगीर नंबर 4 जो मुगल एम्पायर था वो था जहांगीर. जहांगीर अकबर का बेटा था. उसने अकबर की जो डेथ हुई थी वो 1605 में हुई थी. तो 1605 से 1626 तक जहांगीर का कार्यकाल रहा. जहांगीर वॉज द सन ऑफ अकबर. वो अकबर का बेटा था. हिज रियल नेम वॉज सलीम. सो यू हैव टू नोट डाउन और अंडरलाइन दिस दैट व्हाट वॉज द रियल नेम ऑफ जहांगीर. So answer is that the real name of Jahangir was the Salim. After the death of Akbar in 1605 AD, he came to throne of Mughal Empire. अब मुगल एम्पायर का जो शासक था वो जहांगीर को बनाया गया. जहांगीर वन 3 important wars. जहांगीर ने 3 युद्ध जीते थे, 3 लड़ाइयाँ जीती थी उसने. अंडर हिज रूल, अपने शासनकाल में अहमदनगर, मेवाड़ एंड कांगड़ा, 3 राज्यों की इसने लड़ाई लड़ी और तीनों ही जीत ली. Jahangir's father Akbar could not bring मेवाड़ under his control. अकबर ने अपने शासनकाल में मेवाड़ को अपने राज्य से नहीं मिला पाए थे क्योंकि वो जीत नहीं पाए थे, लेकिन जहांगीर ने उसको मिला लिया. बट मेवाड़ एक्सेप्टेड ओवरलॉर्डशिप ऑफ जहांगीर. ही कंकर्ड अहमदनगर इन 16 AD which was lost by the Mughals 6 years ago. जो 6 साल बाद ही मुगलों से निकल गया था, छूट गया था. The Mughal armies had besieged the fort of Kangra many times during the reign of Akbar, but had failed to conquer it. Jahangir sent his army under the leadership of his son Khurram, and it was occupied finally. अब इसके बाद ये जो कंप्लीट हो गया था, but in 1622 AD Khurram rose in revolt against him. खुर्रम के खिलाफ भी एक रिवोल्ट हुई. वो रिवोल्ट क्या थी देख लेते हैं. जहांगीर एग्जीक्यूटेड सिख गुरु अर्जुन देव. जो सिख गुरु अर्जुन देव थे उनसे जहांगीर की लड़ाई थी. फॉर हेल्पिंग टू खुर्रम. जहांगीर एग्जीक्यूटेड किया उनको, सिख गुरु अर्जुन को, फॉर हेल्पिंग टू खुर्रम, खुर्रम की हेल्प के लिए. जहांगीर डाइड इन 1626 AD. ही वॉज नॉट ओनली ए स्ट्रॉन्ग रूलर बट ए लवर ऑफ नेचर एज वेल. ही रोट तुजुक ए जहांगीरी. 5 पॉइंट है हमारा शाहजहां. शाहजहां जो था 5th रूलर था मुगल डायनेस्टी का. उसका जो शासन था 1627 से 1658 तक रहा. खुर्रम वॉज द शाहजहां रियल नेम. शाहजहां का रियल नेम खुर्रम था. आफ्टर जहांगीर डेथ, जहांगीर की जब मौत हो गई, मृत्यु हो गई, तो खुर्रम सक्सीडेड टू मुगल थ्रोन. खुर्रम ने ही मुगल जो थ्रोन था उसको सक्सीड किया, आगे बढ़ाया. ही फेस 2 मेजर रिवोल्ट. उसने 2 मेजर रिवोल्ट को फेस किया ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ हिज रूल. अपने अर्ली पार्ट जो मतलब स्टार्टिंग का ही उसका टाइम था, उसमें द अफगान नोबल खान जहां लोधी वॉज डिफीटेड, द बुंदेलाज वर डिफीटेड एंड ओरछा सीज्ड. द डेक्कन सल्तनत ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा एक्सेप्टेड हिज सुप्रीमेसी. कांधार वॉज रिकनकर्ड. अहमदनगर वॉज फाइनली एनेक्स्ड in 1657 to 1658. There held a war of succession among his 4 sons. अब देखिए यहाँ पर फिर से उसके सक्सेशन को लेके चारों बेटों में उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है. उनके चारों बेटे का नाम, शाहजहां के 4 बेटे, दारा, शुजा, औरंगजेब एंड मुराद. इन दिस हिज 3rd son औरंगजेब वॉज विक्टोरियस. इसमें इस लड़ाई में कौन जीता? औरंगजेब. The 3 brothers were put to death. तीनों भाइयों की उनकी मौत हो गई. In 1658 AD शाहजहां was imprisoned. शाहजहां को जेल हो गई for the rest of his life at Agra. उसका जो लास्ट का जीवन था उसे आगरा में बिताना पड़ा. He died 1666 AD. उसकी जो मृत्यु हुई 1606 में हुई. अब हम 6 पॉइंट पढ़ लेते हैं. औरंगजेब का शासन कैसा रहा? Now 6th ruler of the Mughal dynasty was औरंगजेब. औरंगजेब ने कब से कब तक राज्य किया? 1658 to 1707 AD. औरंगजेब was an orthodox Sunni Muslim
वो एक अंधविश्वासी सुन्नी मुस्लिम था। He succeeded to the throne after winning the war of succession against his brother. उसने अपने भाइयों को मारकर ही अपना सिंहासन जीता था। During his rule, उसके शासनकाल में मुगल एम्पायर reached to its climax, covering whole of the north from Kabul and Kashmir. काबुल और कश्मीर पर उनका राज हुआ, कश्मीर टू बंगाल तक उनका राज था। And बिहार extending up to गुजरात, और बिहार से गुजरात तक in the west and beyond बीजापुर इन द साउथ, और बीजापुर से परे तक का इनका राज था। औरंगजेब फॉलोड एन अग्रेसिव पॉलिसी, औरंगजेब की जो पॉलिसी थी वो काफ़ी अग्रेसिव थी। किसके लिए? टूवर्ड्स राजपूत चीफ्स के लिए। हिज कैंपेन अगेंस्ट जाट एंड सिख्स वर टेम्परली सक्सेसफुल, उसका जो कैंपेन था, जो जाट के और सिख के खिलाफ वो कैंपेन कर रहा था, वो टेम्परली मतलब कुछ समय के लिए सक्सेसफुल रहा। सिख गुरु तेग बहादुर वॉज अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड, उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको निष्कासन कर दिया गया। इन द नॉर्थ वेस्ट अहोमस वर डिफीटेड, बीजापुर वॉज annexed in 1685 and Golconda in 1687, but his policy led to revolt in many parts of the country. उसकी जो पॉलिसी थी वो बहुत गलत तरीके से पॉलिसी, मतलब जो सही नहीं थी, वो एक नीतियों के हिसाब से नहीं चलता था। The prolonged warfare exhausted the Mughal treasury and brought it to verge of bankruptcy. अब इनके लिए जो था, जब वो इस तरह से युद्ध करने लगा तो इनके लिए बैंक्रप्सी की जो रप्सी की सिचुएशन स्थिति आ गई। Now औरंगजेब had become tired, औरंगजेब थक चुका था। He failed to crush the growing activities of his enemies. वो अपने जो शत्रुओं के लिए कुचलने की जो उसकी एक्टिविटीज़ थी, उन्हें मारने की जो एक्टिविटीज़ कर रहा था, वो गतिविधियाँ थी, वो फेल्ड होने लगी। एट लास्ट, ऐसे ही धीरे धीरे आखिर में इसकी मृत्यु हुई इन 1707 AD में। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्लियर करते हैं, मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। मुगल की जो ट्रेडिशन थी, परंपराएं थी ऑफ सक्सेशन की, किस तरीके से रहीं। द मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रीमोजेनिट्योर। जो मुगल का था, मुगल का जो रूल था वो विश्वास नहीं करते थे इन द रूल ऑफ इस प्रीमोजेनिट्योर का मतलब होता है ज्येष्ठाधिकार। वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड द थ्रोन ऑफ हिज फादर, दे फॉलोड द ट्यूमुरेट कस्टम ऑफ डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस अमंग ऑल सन। देखिए, जो उनका रूल था, जैसे कि बड़ा बेटा होता है उसको ही सिंहासन दिया जाएगा, वो इस रूल को फॉलो नहीं करते थे। वो टिमोरेटिव कस्टम को फॉलो करते थे। जो मतलब अच्छा बेटा होता था, जितने भी बेटे होते थे उनमें से जो सबसे अच्छा होता था उसको उत्तराधिकारी बनाया जाता। इट वॉज कॉल्ड कॉपरेशनरी इनहेरिटेंस। हाउएवर अंडर द मुगल द वॉर ऑफ सक्सेशन एंड रिविलियन द सन ऑफ द सन अगेंस्ट द फादर बिकेम ए कॉमन फीचर। इसलिए जो अलग बेटे होते थे, जब सपोज करिए कि 4 बेटे हैं, उनमें से एक को सिंहासन मिल रहा है और 3 को नहीं मिल रहा है, अगर जो ज्येष्ठ है उसको नहीं मिल रहा है, तो ये एक रिविलियन का कोज बन जाता था उस समय, जैसा कि इसमें रहा है। मुगल रिलेशन विद अदर रूलर, मुगल के जो रिलेशन थे वो दूसरे रूलर के साथ कैसे रहे, इसमें देखते हैं। द मुगल हैड टू फाइट अगेंस्ट दोज रूलर हु रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट देयर ऑथोरिटी। अगर मुगल की जो उनके रूल्स होते थे, अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो उसके खिलाफ लड़ाई करते थे। मैनी राजपूत रूलर एक्सेप्टेड द मुगल सुजरेनिटी, उनके जो रूल्स थे उनको एक्सेप्ट किया, बहुत सारे मुगलों ने किया वॉलंटरली, अपनी इच्छा से, विदाउट पुटिंग अप एनी रेसिस्टेंस, कि बिना किसी विरोध के उन्होंने उनका साथ दिया। दे एंटर्ड इनटू मैट्रिमोनियल अलायंसेज एंड मैरिड देयर डॉटर इनटू मुगल फैमिलीज, उन्होंने मुगल फैमिलीज में राजपूतों ने अपनी बेटियों के विवाह भी किए। इजी द मदर ऑफ जहांगीर वॉज ए कछवाहा प्रिंसेस, कछवाहा की प्रिंसेस थी वो, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ आमेर जयपुर। द मदर ऑफ शाहजहां वॉज ए राठौर प्रिंसेस, वो एक राठौर प्रिंसेस थी, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ मरवार यानी कि जोधपुर। द सिसोदिया राजपूत रूलर्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो सिसोदिया राजपूत थे उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया मुगल अथॉरिटी को एक लंबे समय तक। वंस डिफीटेड हाउएवर दे वर ट्रीटेड विद रेस्पेक्ट एंड ऑनर, देयर लैंड्स वर गिवन बैक एज असाइनमेंट। एक बार उन्होंने वंस डिफीटेड हाउएवर दे वर ट्रीटेड विद रेस्पेक्ट, एक बार उन्होंने मुगलों को जब हरा दिया उसके बाद उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया और ऑनर दिया गया। देयर लैंड वर गिवन बैक, उनकी जो ज़मीनें थी एज असाइनमेंट, उनके थ्रू वतन जागीर
के मतलब थ्रू वापस कर दी गई। अकबर मेंटेन्ड ए केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग द ओपोनेंट बट नॉट ह्यूमिलेटिंग दैम, लेकिन उन्हें ह्यूमिलेट करना नहीं छोड़ा। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, बाबर एंड हुमायूं कुड नॉट इवॉल्व ए डेफिनेट पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बाबर और हुमायूं का कभी भी एक डेफिनेट पैटर्न नहीं रहा एडमिनिस्ट्रेशन का, एज दे वर एंगेज इन कन्फ्लिक्ट एंड वार। हमेशा उनकी लड़ाइयाँ और जो संघर्ष और जो युद्ध थे वो चलते रहते थे। अकबर established a strong administration. The appointment, promotion and termination depended on the will of the ruler. मतलब अकबर जो शासकों का मन होता था उसके हिसाब से वो लड़ाइयाँ शुरू कर देते थे। अकबरनामा एंड आईने अकबरी, अकबरनामा और आईने अकबरी दो बुक हैं, वो उसमें अकबर के बारे में आपको सब कुछ जानने के लिए मिलेगा। फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ अकबर, अबुल फजल वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड। अबुल फजल जो एक राइटर था उसने जो आईने अकबरी और अकबरनामा दो बुक लिखी हैं वो अकबर का एक क्लोज फ्रेंड था। एंड कॉर्टियस और दरबारी भी था। रोट ए 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन, अकबर की जो हिस्ट्री लिखी है उसने 3 वॉल्यूम में लिखी है, टाइटल्ड अकबरनामा, और अकबरनामा उसको टाइटल दिया। द फर्स्ट वॉल्यूम डील्स, उसमें 3 तरीके से उसको बताया गया अकबर के लाइफ के बारे में। द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ डील्स विद अकबर एंसेस्टर एंड द सेकेंड वॉल्यूम रिकॉर्ड द इवेंट ऑफ हिज रेन। द थर्ड वॉल्यूम इज आईने अकबरी, तीसरी जो किताब है, तीसरा जो वॉल्यूम है वो आईने अकबरी है। इट डील्स विद अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, हाउस होल्ड, रेवेन्यू ऑफ द एम्पायर। इट गिव्स स्टैटिस्टिकल डिटेल्स ऑफ क्रॉप्स, यील्ड्स, प्राइसेस, वेजेस एंड रेवेन्यू, इन सब चीज़ों के बारे में उस बुक में बताया गया। द वोट फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेट डाउन बाय अकबर बट एलेबोरेटरी डिस्कस बाय अबुल फजल इन आईने अकबरी। जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो सारी फीचर्स हैं उसमें बहुत अच्छे से एलेबोरेट किया गया है अबुल फजल ने किया है आईने अकबरी में। अकबर्स पॉलिसी ऑफ कंक्वेस्ट एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन वर अकम्पनीड बाय द कंसोलिडेटिंग न्यू टेरिटरीज एंड इंक्लूडिंग दैम इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। किस तरह से अकबर ने अपने शासनकाल में कार्य किया, किस तरह से उसने टेरिटरीज को अपने अधीन किया, मतलब जीत कर। तो इसमें आईने अकबरी में अकबर की पॉलिसी के बारे में बताया गया है। Abul Fazl explained that the empire was divided into provinces called सूबा। अबुल फजल ने एक्सप्लेन किया है जो एम्पायर होते थे वो डिवाइड होते थे प्रोविंस में और उस समय के सूबास कहलाते थे। बाय 1580 देयर वर 12 सूबास, 12 सूबे थे, इन टू विच बैरार, खंदेश एंड अहमदनगर वर एडेड लेटर ऑन, और इन 3 जगहों को बैरार और खंदेश और अहमदनगर को बाद में इसमें ऐड कर लिया गया। इट वॉज गवर्न बाय सूबेदार, और ये सूबेदार के द्वारा गवर्न किए जाते थे। He maintained law and order and looked after the welfare of the people. He was appointed by the emperor himself. He was helped by the मीर बख्शी। मीर बख्शी जो होता था द पे मास्टर होता था वो आर्मी का, वो उसने ही वॉज हेल्प्ड बाय द, जो सहायता थी वो मीर बख्शी के द्वारा की जाती थी। ही पेड द आर्मी एंड सुपरवाइज्ड द मस्टर रोल कॉल्ड चेहरा ऑफ द सोल्जर। सोल्जर्स को जो था पैसा पेमेंट करता था, उस समय की जो सैलरी होती थी वो दी जाती थी। द दीवान वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवेन्यू, और दीवान का कार्य जो होता था रिवेन्यू और फाइनेंस लेने का होता था। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज वॉज कॉल्ड सदर। जो मिनिस्टर होते थे जिनका काम रिलीजियस का और चैरिटेबल पैट्रोनेज का होता था वो कहलाते थे सदर। फौजदार एंड कोतवाल्स परफॉर्म द वर्क ऑफ मिलिट्री कमांडर्स। फौजदार और कोतवाल्स जो होते थे वो परफॉर्म करते थे रोल वर्क मिलिट्री कमांडर का एंड टाउन पुलिस रेस्पेक्टिवली, और टाउन पुलिस का भी। ईच सूबा वॉज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सरकार, सभी सूबों को सरकार में नंबर में डिवाइड किया गया था। एंड फर्दर सब डिवाइडेड इनटू परगना, और उसके बाद इन्हें परगना में कन्वर्ट कर दिया गया एंड महल्स में कन्वर्ट कर दिया गया। द मुगल एम्पायर फ्रिक्वेंटली विजिटेड ईच सूबा एंड ऑफिसर्स वर ट्रांसफर्ड आफ्टर 3 years, जो 3 years के बाद ट्रांसफ़र कर दिए जाते थे। मुगल एम्पायर खुद फ्रीक्वेंटली कभी भी विजिट कर लेते थे किसी भी सूबे में और किसी भी ऑफिस में। मनसाबदरी सिस्टम था जो मुगल के शासन में चला गया था। एज द मुगल एम्पायर एक्सपेंडेड दे नॉट ओनली रिक्रूटेड द तुर्किश नोबल्स बट आल्सो इरानियंस, अफगान्स, राजपूत एंड इंडियन मुस्लिम्स। उन्होंने रिक्रूट किया किस को, तुर्किस को भी रिक्रूट किया
और जो तुर्किस के जो नोबल्स होते थे, और ईरानियंस को, अफगान्स को, राजपूत को और इंडियन मुस्लिम्स को, those who joined Mughal service were appointed as a Mansabdars. Akbar introduced the Mansabdari system in military administration. A Mansab meant three things. Mansab का मतलब तीन चीज़ें थी. It determined the status or rank of the holder or Mansabdar. Mansabdar जो होल्ड या पोजीशन होती थी उसको पहला नंबर में, पहले पॉइंट में इसको होल्ड करने के लिए पोजीशन जो थी और स्टेटस जो था उसको डिटरमाइन करती थी. इट फिक्स द सैलरी, और सेकंड पॉइंट पे इट फिक्स द सैलरी ऑफ द होल्डर्स, जो होल्डर्स होते थे उनकी सैलरी को फिक्स किया जाता था. थर्ड, इट स्पेसिफाइड द नंबर ऑफ सावर्स और कॉन्टिजेंट विद हॉर्सेज एंड इक्विपमेंट विच द मंसदावर हैड टू मेंटेन. इसमें मतलब जो आर्मी के लिए जैसे लड़ते थे हॉर्स थे और इक्विपमेंट्स थे, जो भी वेपन यूज़ होते थे और जो भी एनिमल वगैरह उस समय हॉर्स या एलिफेंट जो भी यूज़ किए जाते थे उनके मेंटेन करने के लिए जो भी खर्च आता था उसके लिए स्पेसिफाइड होता था, पैसा जो मेंटेन करने के लिए लगाया जाता था. रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड. रैंक और सैलरी जो थी डिटरमाइंड थी बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू कोल्ड जाट. वो उसको जाट कहा जाता था. न्यूमेरिकल वैल्यू में जो रैंक और सैलरी डिटरमाइंड होती थी. द हायर जाट मीन्ड हायर रैंक. हायर जाट का मतलब होता था हायर रैंक. द मंसदावर हैड टू ब्रिंग his cavalrymen for review, got them registered and the horse were branded. Horse भी इस समय branded रखे जाते थे. Mansabs were given both to civil and military official. Akbar created 66 grades in his Mansabdari system from the command of 10 to 10,000 savars. जागीरदारी सिस्टम. इन अकबर्स टाइम ऑल मंसदावर्स रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर, और दे वर पेड इन कैश. उनको जो पेमेंट किया जाता था वो कैश किया जाता था. द होल्डर्स ऑफ द जागीर वर कॉल्ड जागीरदार. जो जागीर की पोजीशन को होल्ड करते थे उन्हें जागीरदार कहा जाता था. द जागीर वर केयरफुली असिस्ट सो दैट देयर रेवेन्यू वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मंसदावर्स. द जागीरदारी सिस्टम वॉज लाइक टू इक्टा सिस्टम. जागीरदारी सिस्टम जो था ये इक्टा सिस्टम के ही जैसा था. बट अनलाइक द इक्टा सिस्टम द मंसदावर डिड नॉट एडमिनिस्ट्रेटेड द टेरिटरीज और रिसाइड इन द जागीर. दे ओनली हैड राइट टू द रेवेन्यू. उन्हें केवल सिर्फ रेवेन्यू का राइट था विच वॉज कलेक्टेड बाय देयर सर्वेंट, जो उनके सर्वेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता था. इन औरंगजेब्स रेन. औरंगजेब के शासन में द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वॉज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम. बहुत ऑफन मतलब कम लिया जाता था उनसे रेवेन्यू. ही हैड इंक्रीज द नंबर ऑफ मंसदावर्स बट देयर वर नो जागीर्स एंड दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम. सो द मंसदावर्स हु हैड द जागीर्स ट्राइड टू एक्सट्रेड एज मच एज दे कुड टिल दे हैड द जागीर्स. द पीजेंट्री सफर्ड. जो किसान होते थे उन्होंने सफ़र किया एंड औरंगजेब कुड नॉट कंट्रोल दिस डेवलपमेंट. उन पर वो इन डेवलपमेंट पे कंट्रोल नहीं कर पाया औरंगजेब. जब्त एंड जमींदार्स. जब्त और जमींदार कौन थे, आइए इनके बारे में पढ़ लेते हैं. द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द मुगल वॉज द टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री. जो किसानों के द्वारा उगाया जाता, जो भी फसल होती थी उस पर रेवेन्यू, लैंड टैक्स जो था वो जो लगाया जाता था, रेवेन्यू जो उनसे पैसा वसूलते थे एज ए टैक्स, वो तो उनका मेन सोर्स था. टोडरमल हु वॉज द रेवेन्यू मिनिस्टर. वो टोडरमल रेवेन्यू मिनिस्टर था. मेड ए केयरफुल सर्वे ऑफ प्राइस, क्रॉप यील्ड एंड द एरियाज कल्टिवेटेड फॉर 10 years पीरियड फ्रॉम 1570 to 1580. द लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू 4 कैटेगरीज. जमीन को 4 भागों में बांटा गया था. पोलाज, पहला पॉइंट है पोलाज. लैंड कल्टिवेटेड एवरी ईयर. जो भी ज़मीन हर साल कल्टिवेट की जाती थी उसको पोलाज कहते थे. पारोटी, फैलो लैंड कल्टिवेटेड एवरी 1 or 2 years. जो 1 साल या 2 साल में कल्टिवेट होती थी. छाछर फैलो लैंड कल्टिवेटेड एवरी 3 or 4 years. जिसकी जो कल्टिवेट होती थी कब, 3 या 4 सालों में. बंजर, लैंड नॉट कल्टिवेटेड फॉर द लास्ट 5 years. जो जिसकी जो खेती होती थी 5 साल के बाद होती थी. ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा कलेक्टेड बाय टोडरमल, टैक्स वॉज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश. जो भी फसलें होती थी उनके ही थ्रू
उनको टैक्स देना पड़ता था। ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इंटू रेवेन्यू सर्कल, जो भी प्रोविंस थे, सूबे थे, उनको डिवाइड किया गया था रेवेन्यू के सर्कल के हिसाब से, विद इट्स ओन रेट्स फॉर डिफरेंट क्रॉप्स, अलग अलग फसलों का अलग अलग रेट था। दिस रेवेन्यू सिस्टम वॉज नोन एज जब्त, इस रेवेन्यू सिस्टम को जब्त के नाम से भी जाना जाता था। द पीजेंट पेड द टैक्सेस थ्रू द हेडमैन और द लोकल चिफ्टन, जो पीजेंट होते थे उनको टैक्स जो देना पड़ता था, किसके थ्रू, हेडमैन के या फिर लोकल चिफ्टन के। द वर्ड जमींदार वॉज यूज टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडिएरीज इन रेवेन्यू कलेक्शन। दिस सिस्टम वॉज प्रिवलेंट इन दोज एरिया विच कुड बी सर्वेड एंड देयर अकाउंट वर कैप्ट। सिस्टम उस समय उन एरियो में लगाया गया था और सर्वे किया जाता था, उनके अकाउंट्स के बारे में, उनके बारे में जाना जाता था। रिलीजियस व्यूज़ ऑफ अकबर, अकबर के जो रिलीजियस व्यूज़ थे वो क्या थे, इनके बारे में जान लेते हैं। एट फतेहपुर सीकरी नियर आगरा, अकबर बिल्ट द इबादत खाना और द हॉल ऑफ वर्शिप। फतेहपुर सीकरी के पास अकबर ने इबादत खाना बनवाया और एक हॉल ऑफ वर्शिप, पूजा के लिए भी एक हॉल बनवाया। ही वॉज हेल्प्ड बाय अबुल फजल, उसकी जो हेल्प होती थी, अबुल फजल जो उसका दोस्त था, उसके द्वारा उसकी मदद की जाती थी। Here he invited people from different religions, उसने यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोगों को इकट्ठा किया या इनवाइट किया। उलेमास, ब्राह्मण्स, जीसुट प्रीस्ट who were Roman Catholic and Zoroastrians. He started discussion on religion and social custom with them and came to the conclusion that difference were created by religious bigots for their own interest. This led him to develop the idea of सुलह-कुल और यूनिवर्सल पीस। अकबर चाहता था कि यूनिवर्सल पीस रहे, इसके लिए ही उसने उन लोगों को, सारे रिलीजन्स को इकट्ठा किया और उनसे उनकी सलाह ली। It was secular in outlook and emphasized justice, honesty and peace, which were universally adopted by all people and religion. Although Sulh-e-Kul was made up a part of state policy, but he did not compel people to accept it. उसने लोगों को कंपेल नहीं किया इसे एक्सेप्ट करने के लिए। It was followed by जहांगीर and शाहजहां, शाहजहां और जहांगीर के टाइम में भी इसको फॉलो किया गया। सुलह-कुल, Jahangir, the son of Akbar, described his father policy of Sulh-e-Kul in these words. जहांगीर ने अपने फादर की पॉलिसी को, अपने फादर अकबर की पॉलिसी को डिस्क्राइब किया इन शब्दों में। As in the wide expanses of the divine compassion, there is room for all classes and the follower of all creeds. उनके लिए रूम अवेलेबल कराए गए जो किसी भी क्रीड से थे और या फिर किसी भी क्लास से थे। So in his imperial dominions there was room for the professors of opposite religion and for belief, good or bad, and the road of intolerance was closed. He consistently followed the principle of universal peace. जो मेन मोटिव था अकबर का, वो चाहता था यूनिवर्सल पीस, तो जहांगीर ने भी इसको फॉलो किया और शाहजहां ने भी। द मुगल एम्पायर इन द 7th century एंड आफ्टर, 7वीं शताब्दी में मुगल एम्पायर और उसके बाद में मुगल एम्पायर का क्या रहा, इस टॉपिक में पढ़ लेते हैं। द स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोट इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी टू द एम्पायर। जो स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी वजह से इकोनॉमी जो प्रॉस्पेरिटी थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई। द मुगल हैड ए रिच ट्रेजरी, मुगल्स के पास काफ़ी खजाना था, मेनली ड्यू टू द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, जो उन्होंने लैंड रेवेन्यू के थ्रू, कलेक्शन के थ्रू इकट्ठा किया था। द फॉरेन ट्रैवलर्स हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ जहांगीर, जहांगीर के जो शासनकाल में फॉरेन विजिटर आए थे, वर डैजल्ड बाय द मैग्निफिसेंस एंड स्प्लेंडर ऑफ द मुगल कोर्ट, वो मुगल के कोर्ट को देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गए। These resources enabled the rulers to carry out the campaign and beautiful monument. The Mughal emperor and the Mansadawar spent a large part of their income in buying goods. जो मुगल एम्पायर थे और उनके मनसदावर्स थे, उन्होंने a large part of their अपनी इनकम का खर्च किया किस पे, in buying goods which benefited the artisan and craftsmen, but the producer had very little after paying the land revenue. Jagirdari system, which was introduced by Akbar, worked with efficiency till the middle of the 17th century. Aurangzeb was involved in Deccan
wars during the last 26 years of his rule. There was a drain on the financial resources and administration, and the north became weak. To pacify the Deccan nobles को pacify करने के लिए a large number of mansabs were given, but there were no जागीर, कोई उनका जागीर नहीं था. As the authority of the Mughal emperor slowly declined, ऐसे ही धीरे धीरे मुगल एम्पायर का decline यानी कि पतन होता चला गया. The new dynasties like Hyderabad and Awadh came into existence. हैदराबाद की और अवध की जो न्यू डायनेस्टी थी वो एग्जिस्टेंस होनी शुरू हो गई. Although they continued to recognize the Mughal emperor in Delhi as their sovereign, but they held a autonomous command. Nadir Shah further weakened the Mughal empire when he invaded India in 1739. कैसा लगा बच्चों आपको मेरा चैप्टर? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें.